नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज वर्णमाला में स्वर के बाद व्यंजनों के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए आगे की क्लास। कल हमने बात की थी स्वर वर्ण की और कहा था कि स्वर वर्णों की संख्या 11 है। आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। बात करते हैं व्यंजनों को मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा, उष्ण व्यंजन। बात करते हैं स्पर्शी व्यंजनों की। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और उष्ण व्यंजनों की संख्या होती है 4। कुल मिला के 25 और 4 29, 4 33 यानी मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन जिनकी संख्या है 33। अब हम देखते हैं कि ये मूल व्यंजन 33 कौन कौन से हैं। तो क, च, ट, त, प यानी क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ञ। च वर्ग में च, च, ज, झ, ञ। ट वर्ग में वर्ण आएंगे ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आएंगे त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में मिलेंगे आपको प, फ, ब, ब और म। देखिए साथियों, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट, त और प। कुल मिला के हमारे सामने ये 5 वर्ण हैं और 5 ही वर्ग है। 5 इंटू 5 बराबर 25। 5 और 5 के वर्ग में है, इसलिए इन्हें कहते हैं वर्गीय व्यंजन। अब दूसरा इसका नाम रखा था स्पर्शी व्यंजन। क्यों कहते हैं स्पर्शी व्यंजन? तो देखो, क वर्ग का उच्चारण है वो कंठ से होता है। च वर्ग का जो उच्चारण है वो तालु से होता है। ट वर्ग का जो उच्चारण है वो मूर्धा से होता है। त वर्ग का है वो दंत से होता है और प वर्ग का है वो ओष्ठ से होता है। तो ये कहीं ना कहीं इन वर्णों का उच्चारण होता है, तो जब मुख से बाहर आते हैं तो ये स्पर्श होते हैं। जीवा का स्पर्श तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। और 5 और 5 के वर्ग में होने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25, क से लेकर म तक। क से म तक। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। देखिए साथियों, य और व ये दो वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम स्वर संधि में यण संधि में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि यदि किसी भी संधि में, संधि के प्रथम खंड में ई या ई की मात्रा हो और उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तो वो य में बदल जाता है। और यदि इस संधि के प्रथम खंड में
ऊ या ऊ की मात्रा हो, उसके बाद कोई अन्य स्वर आए तो वह व में बदल जाता है। तो यह और वह दो हमारे पास जो हैं ये मध्यवर्ती हैं। अंतस्थ को मध्यवर्ती भी बोलते हैं, मध्यवर्ती स्वर, सॉरी मध्यवर्ती व्यंजन। इनका दूसरा नाम मध्यवर्ती, ये बीच में है। और इनको य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। है ये व्यंजन, परंतु स्वर संधि में, यण संधि में ये देखने को मिलते हैं, इसलिए इनका नाम अर्ध स्वर भी रखा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से अर्ध स्वर का जोड़ा है, तो बताना है य और व। अब बात करते हैं र की। र वर्ण है, इसको परकंपित वर्ण कहते हैं। प्रकंपित, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्न में से परकंपित वर्ण है, या अंतस्थ व्यंजनों में कौन सा वर्ण है वो परकंपित है। तो परकंपित का मतलब है कि जब इसको बोलते हैं तो जीव, जो जीवा है वो कंपन करती है, इसलिए इसका नाम रखा है परकंपित वर्ण। र का एक और नाम है लुंठित वर्ण। जब र का उच्चारण करते हैं तो जीवा मुंह में लुढ़कती है र, इसलिए इसका नाम लुंठित वर्ण भी है। प्रकंपित जीव के कंपन करने के कारण, जीव के लुढ़कने के कारण लुंठित वर्ण। और एक रह गया ल। ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं या पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। जब ल का उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख में खड़ी हो जाती है और मुख से निकलने वाली हवा है उनके दाएं और बाएं से मुख विकास से बाहर निकलती है, मुंह से बाहर निकलती है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक का मतलब आसपास से हवा का निकलना। तो ल के उच्चारण के समय जीवा मुंह में खड़ी हो जाती है ल, और उसके बाद पास से हवा निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। तो देखिए एक बार, स्पर्शी वर्णों की, व्यंजन वर्णों की संख्या 25 और अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4। य, र, ल और व। य और व ये अर्ध स्वर है, क्योंकि व्यंजन होते हुए भी इनका उपयोग स्वर संधि में होता है। र जिसे परकंपित वर्ण भी कहते हैं, जिसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। परकंपित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण के समय जीभ कंपन करती है। लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि जीभ लुढ़कती है। और ल को है वो हमने कहा है पार्श्विक वर्ण, क्योंकि इसके उच्चारण के समय जीभ मुख में खड़ी हो जाती, स्टैंड कर लेती। अब बात करते हैं उष्ण व्यंजन की। उष्ण व्यंजन की संख्या हमने बताई थी 4। कौन कौन से है उष्ण व्यंजन? तो एक तो इसका क्रम ध्यान रखना है, स, स, स और ह। देखिए मित्रों, ये तालवी, तालु से इनका उच्चारण होता है, और उच्चारण के साथ साथ जब इनका उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा मुंह से निकलती है, इसलिए इनको तालवी स कहा जाता है। ये मूर्धन्य है, और मूर्धा से, जहां से ट का उच्चारण होता है वहीं से इनका उच्चारण होता है, और इसके उच्चारण के समय भी मुख से गर्म हवा निकलती है। ये दंतीय, या आज के जमाने में इसको नया रूप दे दिया गया है, वो है प्रत्यस्य, मसूड़ों के आसपास से। और ह इसका उच्चारण है वो काकल क्षेत्र है, इसे काकली भी कहते हैं। श, स, स और ह, इनका क्रम भी कई बार पूछा गया है कि सही क्रम में है या ये उचित क्रम में किस प्रकार इसको लिखते हैं, तो इस क्रम को भी थोड़ा ध्यान, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीईटी में इस प्रकार के प्रश्न पूछना जायज है, एक सामान्य सी जानकारी है। तो हमने अभी जानकारी प्राप्त की, देखो 33 व्यंजनों के बारे में, कल हमने पढ़ा था 11 स्वरों के बारे में। तो कुल मिला के मूल वर्णों की संख्या जो हमारे पास थी वो थी 44, और वो हमें मिल चुकी है स्वर और व्यंजन के साथ। अब हम बात करते हैं कि मानक वर्ण है,
उनकी संख्या 52 प्लस 1 बराबर 53 है। कौन कौन से हैं? तो देखें, स्वर 11, व्यंजन 33। इसके अलावा देखें अब आगे, अंग और अह का हमने कहीं अभी उल्लेख नहीं किया है। अ यो ग वा ह। अयोग वा दो शब्द हैं, दो वर्ण हैं, एक अंग और दूसरा अह। दोनों साथ में है तो उन्हें अयोग वा बोलते हैं। अगर अंग अकेला है तो इसे बोलेंगे हम अनुस्वार, अनुस्वार। और अह अकेला है तो इसे बोलेंगे विसर्ग। और इनकी संख्या है हमारे पास 2। उत्सिप्त, उत्सित वर्णों की संख्या देखो। पहले उत्सित वर्ण कौन से हैं कि एक तो ट ठ ड ढ लिखते हैं ना, तो ड के नीचे जो बिंदी है और एक ढ जिसके नीचे बिंदी है। इनकी खासियत क्या है कि इससे कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, शब्द की शुरुआत नहीं होती है। पहली बात तो इनकी एक विशेषता तो ये। दूसरी, ये केवल हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, अंग्रेजी में नहीं। हिंदी में प्रयुक्त, अंग्रेजी में नहीं। तो ये दो वर्ण जो हमारे पास हैं वो हैं उत्सित वर्ण। इनकी संख्या हो गई 2। फिर देखें 4 हमारे पास है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों की संख्या 4। कौन कौन से हैं? कश, त्र, ज्य और श्र। संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने। कौन कौन से? क और श्र के योग, त और र के योग से त्र, ज और य के योग से ज्य और श तथा र के योग से श्र। इनके साथ अभी जो हमने बताया था कि 2025 में एक जो वर्ण है उनको मानक हिंदी निदेशालय ने मानक वर्ण माना है, वो है ल। तो देखें 11 मूल वर्णों में, मानक वर्णों की बात करें, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 आयोगवाक, 2 उत्सित, 4 संयुक्ताक्षर और एक जो नया है वो र। तो देखिए 11 और 33 44, 45 46, 47 48 और 52 और 1 53। हमारे पास मानक वर्णों की संख्या मिल गई है 53। एक बार आप इसके रिवीजन के रूप में देखिए। स्वर 11, व्यंजन 33, आयोगवाह जिनकी संख्या 2, अंग और अह। अंग अकेला तो बोलेंगे अनुस्वार और अह अकेला तो बोलेंगे विसर्ग। उत्सित वर्ण, उत्सित वर्ण को हम उतला हुआ या फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। इसका एक नाम द्विगुण भी है, इसे ताड़न जात भी बोलते हैं या सोनिम ध्वनि भी बोलते हैं। इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये मध्य या अंत में आता है, हिंदी में प्रयुक्त होता है, अंग्रेजी में नहीं। इसके साथ संयुक्ताक्षर जिनकी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्य, श्र, किन किन के योग से मिलकर बना है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है कि निम्न संयुक्ताक्षर किसके योग से बना है। और 2025 में मानक हिंदी निदेशालय ने एक वर्ण को और स्वीकृति दी जो हड़, जिसे होली, दिवाली, सगड़ा इस प्रकार उच्चारित किया जाता है।
अब हम इससे आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। अब हमारा टॉपिक रहेगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में हम स्वरों को अलग भिन्न भिन्न आधार पर बांटेंगे। पहला हम बात कर रहे हैं मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर स्वर भेद, और इनको सबसे पहले मुख आकृति में लेंगे अपन, वो लेंगे जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर, और जीवा के आधार पर हम बांटेंगे 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। हाँ, जीभ किस स्थिति में रहती है और कहां रहती है उसे जानने के लिए देखते हैं आगे। नंबर 1, अग्र। अग्र का मतलब आगे, जीभ आगे की तरफ से, जीभ की नोक से उठेगा। नंबर 2, मध्य, और नंबर 3 पिछले। मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और मुख आकृति में लेते पहले जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर स्वरों को हम किस प्रकार बांटते हैं तो देखिए, अग्र यानी जीभ के आगे वाले भाग से तो उच्चारित होगा ई, ई, ए, आई। अग्र, अग्र का मतलब है आगे, जैसे ई बोलते हैं ई, ई, ए, आई, तो ये जीभ की नोक से उच्चारित होता है। मध्य से एक ही स्वरवर्ण उच्चारित होता है अ। शेष जोड़े जाते हैं तो देखें आ, उ, उ, ए, आई, ओ और औ। इनको जब बोलते हैं तो जीभ जहां से शुरू होती है मुंह में, वहां से इन शब्दों, इन वर्णों का उच्चारण होता है। नंबर 2, मुख आकृति के बाद नंबर 2 पे चलते हैं, और मुख आकृति में जीवा के आधार के बाद आगे बढ़ते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर, यानी होठों की आकृति किस प्रकार बनती है। नहीं, मुख आकृति में पहला लिया हमने जीवा के आधार पर, दूसरा ले रहे हैं ओष्ठ आकृति, सॉरी मुख खुलने के आधार पर देख लेते पहले। ओष्ठ आकृति से पहले मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर हम बांटेंगे इनको 4 भागों में। देखो, हम जब इनको बोलेंगे तो किस प्रकार इनका उच्चारण होगा तो देखें, मुख कम खुलना, मुख का थोड़ा ज्यादा खुलना, बहुत ज्यादा खुलना, या फिर बहुत अधिक ज्यादा खुलना। तो इनको क्या क्या नाम दे रखा हमने। नंबर 1, संवृत मतलब गोलाकार, अर्ध संवृत, फिर तीसरा विव्रत और अर्धविव्रत। संवृत यानी किसका उच्चारण करेंगे तो मुंह कम खुलेगा, किसका उच्चारण करेंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा खुलेगा। ठीक है। विव्रत में है वो
अर्ध संवर्त से ज्यादा खुलेगा, और अर्ध विवृत में है वो अर्ध संवर्त से अधिक और विवृत से कम खुलेगा। सबसे ज्यादा मुंह है वो विवृत में खुलेगा, और विवृत में आएगा आ में मुंह पूरा खुलता है आ। ई देखो बहुत कम खुल रहा है, ई उ उ, इनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। अर्ध संवृत में बात करें तो ए और ओ, और जो शेष रह जाते हैं यानी अ के बाद ऐ औ, इनके उच्चारण में मुंह विवृत से कम खुलेगा, संवृत से ज्यादा खुलेगा। तो देखें बहुत कम खुलता है, बहुत कम। अर्ध संवृत में थोड़ा अधिक। सर्वाधिक। पर अर्ध विवृत में विवृत से कम। स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। पहला हमने लिया है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति में पहले हमने जीभ को आधार माना, जीभ के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा। अग्र से उच्चारित होने वाले, तो ध्यान दें ई ए ऐ। मध्य में अ, और पश्चिम में आ उ ए ऐ ओ। मुख खुलने के आधार पर दूसरा हमने लिया था, मुख खुलने के आधार पर हमने 4 भाग लिए। संवृत का मतलब है मुंह कम खुलेगा, और मुंह कम किस में खुलेगा, तो देखें ई उ में मुंह बहुत कम खुलता है, सबसे ज्यादा आ में खुलता है। विवृत वर्ण कौन सा है, आ। अब हम आगे चलते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर कि जब मुंह खुलता है तो होठों का आकार कैसा होता है, तो इसको हमने 2 भागों में बांटा है। ओष्ठ आकृति के आधार पर हमने स्वरों को 2 भागों में बांटा है, वर्ताकार और अवर्ताकार। वृत्ताकार यानी होठों का आकार गोल होगा, जिसे बोलेंगे वृत्तमुखी, और दूसरा है अवृत्ताकार, और इसे कहेंगे अवृत्तमुखी। यानी मुख है वो थोड़ा लंबा खुल जाएगा, वृत्ताकार में मुंह गोलाकार खुलेगा। तो वृत्ताकार कौन से हैं और अवृत्ताकार कौन से हैं, उन्हें आगे जानते हैं। देखें उ ओ और औ, इनको जब आप उच्चारित करते हैं तो आप खुद अपने एक बार खुद फील करके देखिए, होठों का आकार गोल हो जाता है। उ ओ औ, होठों का आकार गोलाकार होता है। शेष रह गए हैं अ आ ई ए ऐ। इनमें मुंह थोड़ा लंबा आकार खुलता है, अ आ ई ए आई। आप खुद एक बार बोलकर इनको देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में इन वर्णों का जब हमने स्वर वर्णों का उच्चारण किया तो होठों का आकार गोलाकार था, और इनको किया तो गोलाकार से थोड़ा मुंह ज्यादा खुल गया, लंबा आकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार के बाद बात करते हैं उच्चारण स्थल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थल के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों को दो भागों में बांटा गया है उच्चारण स्थल के आधार पर। कौन कौन से? निर्नुनासिक, निरनुनासिक, और दूसरा अनुनासिक, अनुनासिक। अब देखो, निर्नानुनासिक मतलब जिसमें नाक की ध्वनि का कोई रोल नहीं होगा, और अनुनासिक जिसमें नाक की ध्वनि का रोल होगा। निर्नुनासिक केवल और केवल मुख से उच्चारित होते हैं, केवल मुख से उच्चारित। और अनुनासिक में उच्चारित तो मुख से ही होते हैं, पर मुख के साथ नासिका का योगदान होता है। नासिका बोले तो नाक, यानी केवल मुख से हो तो निर्नुनासिक, और फिर अगर केवल मुख के साथ नाक हो तो अनुनासिक। अब देखें, अ आ उ ओ, अ आ उ ओ, इनको निर्नुनासिक कहते हैं, केवल मुख से उच्चारित हो रहे हैं। अब इनको ही अगर हम मुख से के साथ नाक ले आए तो देखो, अ आ ऊ ओ, तो ध्वनि में मुख के साथ नाक का सहयोग देखने को मिल रहा है। अब हम इनके एकाध, हमने एक शब्द बोला सवार और एक बोला संवार। देखो, एक मैंने शब्द बोला बाट, दूसरा देखो जैसे ही इसको अनुनासिक बनाया तो बन गया बाट। जैसे ऊ के संयोग से हमने एक शब्द बनाया पूछना, पूछ, और एक पूछ। वैसे ही गोद, और इसको ले लिया बन गया गोंद। तो इस प्रकार देखें, नाक का सहयोग लेने से उनका अर्थ भी बदल जाता है। तो ये उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकरण है, जिनको इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। निर्नुनासिक यानी जिसमें नाक नहीं, केवल मुख से उच्चारित होने वाले। अनुनासिक, मुख के साथ साथ नासिका का योगदान। आगे बढ़ते हैं, मात्रा के आधार पर देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर हमने स्वरों को वैसे पहले पढ़ रखा है, फिर भी एक बार फिर से देखते हैं। मात्राओं के आधार पर मूल रूप से तो दो भागों में बांटा गया है, पर यदि संस्कृत की बात करें तो फिर तीन भाग हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो फिर संस्कृत का भी कहीं ना कहीं योगदान है। मूल रूप से दो भागों में, एक मात्रिक और दूसरा, और संस्कृत में ले ले तो त्रिमात्रिक या त्रैमात्रिक। मात्रिक को कल और कहा था कि इन्हें मूल स्वर कहते हैं, इन्हें आदि स्वर कहते हैं, इन्हें लघु स्वर कहते हैं, या इन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक में मूल स्वर की जगह हम बात करेंगे कि इन्हें, स्वर की जगह हमने कहा था कि इन्हें संयुक्त स्वर भी कहेंगे, जैसे गुरु स्वर भी कहेंगे और दीर्घ स्वर भी कहेंगे। और ये आप भली भांति जानते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। भले एक मात्रिक कहें, मूल स्वर कहें, आदि स्वर कहें, लघु स्वर कहें या ऋस्व स्वर कहें, इनकी संख्या चार है। कौन कौन सी? अ,
ई, उ और री। द्विमात्रिक कहें या संधि स्वर कहें या संयुक्त स्वर कहें या गुरु स्वर कहें या दीर्घ स्वर कहें, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन सी? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। त्रिमात्रिक में ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लिखते हैं हम राम, ओम। तो ये जो आपको सिंबल नजर आ रहे हैं, इनको त्रिमात्रिक या फिर कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा प्लुत स्वर है या फिर नहीं है। ये अवग्रह चिन्ह है, अवग्रह। प्लुत स्वर, अवग्रह चिन्ह, 3 मात्राएं। तो स्वर का वर्गीकरण मात्राओं के आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो हिंदी में तो हमने केवल इसको 2 रूपों में दिया है, परंतु अवग्रह प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक है, ये संस्कृत में प्रयुक्त होता है। आप इस प्रकार के वर्णों को संस्कृत में कई बार देखते हैं। चलिए, स्वरों का वर्गीकरण तो यही संपन्न होता है। एक बार आप नोट कर लीजिए या रिवीजन में के तौर पे देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर 2 भागों में, एक मात्रिक, मूल स्वर, आदि स्वर, लघु स्वर या फिर ऋषु स्वर, जिनकी संख्या 4, अ, ई, उ, री। दूसरा द्विमात्रिक, जिसे संधि स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 7। इनकी संख्या 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम बात करते हैं स्वरों के बाद व्यंजनों के वर्गीकरण की। एक बार आप नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, कक्षा कक्ष वाले भी नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्वरों के बाद व्यंजनों का वर्गीकरण। देखो, व्यंजनों का वर्गीकरण है, उनको मूल रूप से और मोटे तौर पर हम 2 भागों में करेंगे। एक तो उच्चारण प्रयत्न के स्तर आधार पर और एक उच्चारण स्थल के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, दूसरा उच्चारण स्थल के आधार पर। नंबर 1 लेते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम पहला जो रूप लेंगे, फर्स्ट उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम पहला रूप लेंगे, वो लेंगे स्वरतंत्री में नाद या कंपन के आधार पर। स्वरतंत्री में नाद बोले तो कंपन के आधार पर। स्वरतंत्री में नाद अर्थात कंपन के आधार पर, इसको हम लेंगे 2 भागों में। नंबर 1, कितने भागों में? 2 भागों में ले रहे हैं। कौन कौन से 2 भाग हैं? नंबर 1 अघोष और दूसरा सघोष। अघोष और सघोष।
कौन कौन से अघोष हैं और कौन कौन से सघोष हैं। सघोष को घोष वर्ण भी कहते हैं। देखें एक शॉर्ट ट्रिक्स हम घोष और अघोष की देखते हैं व्यंजनों की। व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्ण में हमने लिया क, ख, ग, ग, य, च, च, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। हम देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट में एक तरीका बता रहे हैं आपको, आपके लिए काफी काम इजी कर रहे हैं। स्वर तंत्री में नाद, नाद बोले तो कंपन, इसके आधार पर हमने दो भागों में बांटा था। घोष, घोष को नाम दिया था सघोष, और दूसरा अघोष। नंबर 1 परिवर्तन के आधार पर की बात कर रहे हैं, और नंबर 2 है श्वास वायु के आधार पर। इधर देखें, श्वास वायु के आधार, श्वास वायु के आधार दो भागों में, ये बी पार्ट है ना। परिवर्तन, परिवर्तन का ए पार्ट स्वर तंत्री में नाद, और परिवर्तन का बी पार्ट श्वास वायु के आधार पर। इसमें आएगा अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अब हम बात कर रहे हैं, एक आपको ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब भी पहले की बात कहें तो आपको क, च, ट, त, प। जब दूसरे की बात करें तो ख, छ, ठ, थ, फ। तीसरे की बात करें तो ग, ज, ड, द, ब। चौथे की बात करें तो ग, ज, ड, द, ब। और पांचवे की बात करें तो न, म। तो एक तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर रहे हैं कि अल्प प्राण में कौन से हैं, महाप्राण में कौन से हैं, और घोष में कौन से हैं, और अघोष में कौन से हैं। तो घोष में जब भी बात करेंगे तो पहले, तीसरे, पांचवे की बात करेंगे, यानी घोष। घोष कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा। सॉरी, हम बात कर रहे हैं घोष की, तो घोष में तो आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा। एक मिनट, इसको
तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ध्यान रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा, 345 घोष। अघोष तो पहला, दूसरा, और अल्पप्राण तो पहला, तीसरा, पांच, और महाप्राण दूसरा, चौथा। अब जहां जहां आपको दूसरा चौथा दिखे वहां अब ट्रिक के अनुसार देखें, पहला, तीसरा, पांचवा जहां दिखे वो घोष वर्ण है। पहला, तीसरा, पांचवा घोष वर्ण। तो देखो, पहले, तीसरे, पांचवे के साथ आप घोष में आप लिख सकते हैं जी, 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 और अघोष में आप लिख सकते हैं ए, ए। यहां देखें आप, घोष जी, अघोष ए। तो जो जो आप जिसके सामने जिस लाइन में आपको जी दिख रहा है वो सारे के सारे घोष वर्ण है। 300 सॉरी घोष वर्ण है, घोष वर्ण में अपन ने बात कर रखी है। घोष वर्ण में 345 जी, 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 और अघोष में 12 ए, ए, और अल्पप्राण में 135 जगह अल्प, महा। अल्प, महा, अल्प का ए और महा का एम। तो देखें, इसी को हम दूसरे में देखते हैं। तो अल्पप्राण में हमने बात की थी, अल्पप्राण में 135 है, तो ए, 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 और महा में 24 है, तो महा को एम और एम। एक बार इस सारणी को देखिए। स्वर तंत्रिक ने नाद के आधार पर हमने व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा। घोष वर्ण जिसे सघोष भी कहते हैं, और इनके लिए हमने जो सिंबल रखा है वो रखा है 345। 345 का मतलब है तीसरा, चौथा, पांचवा। 345 तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। और इसके लिए हमने सिंबल डाल रखा। तो जहां भी घोष अघोष की लाइन में आपको ए दिख रहा है, घोष में आपने डाल रखा है जी, तो जहां जी डाल रखा है वो सारे के सारे घोष वर्ण है। जहां ए डाल रखा है वो अघोष वर्ण है। और अल्पप्राण और महाप्राण इनको श्वास वायु के आधार पर बांटा है। जहां ए लिखा हुआ है वो अल्पप्राण है, जहां एम लिखा हुआ है महाप्राण है। और महाप्राण के लिए एक और ट्रिक्स है। अंग्रेजी में जिन जिन वर्ण क लिखा, तो क का तो हमने के लिखा, और ख का हमने लिखा के एच। तो जहां एच आ रहा है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, 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 जब भी हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो उसके साथ एच लगाएंगे। हाँ, च के साथ एच लगता है तो च के साथ डबल एच लग जाता है, वही बात है, ठीक है, बढ़ जाती है। तो हमने व्यंजन वर्णों को प्रयत्न के आधार पर दो भागों में बांटा है। स्वरतंत्री के नाद में कंपन के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। स्वरतंत्री में कंपन में नाद में दो भागों में, घोष और अघोष। घोष को हमने जी से सिंबल किया,
345, अगोस को हमने ए से सिंबल किया, और 12 श्वास वायु में अल्पप्राण 135, 135 का मतलब है क गढ़ च ज य ट ड ण त द न और प ब म 135, और 24 का मतलब है दूसरा और चौथा ख ग च ज ड ढ थ ध फ और भ। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं अब उच्चारण स्थल के आधार पर। व्यंजन वर्गीकरण और किसके आधार पर रखा है? उच्चारण स्थल के आधार पर। देखो उच्चारण स्थल कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये देखना होगा। उच्चारण स्थल होता है कंठ नंबर 1, नंबर 2 तालु, नंबर 3 मुर्दा, नंबर 4 दंत, नंबर 5 ओष्ठ, ओष्ठ बोले तो होठ। अब इसके बाद यदि हम देखें तो कंठ के साथ तालु, कंठ के साथ ओष्ठ, और दांत के साथ होठ, जिसे बोलेंगे दंतोष्ठ। अब कंठ से जो उच्चारित होंगे वो कौन कौन से वर्ण होंगे, तो देखो अ कु ह विसर्ग, अकुह विसर्ग। अकु विसर्ग का मतलब होता है एक तो अ, कु का मतलब क ख ग ग य ह, वैसे ह ध्यान रखें काकलिय भी है, और विसर्ग, विसर्ग बोले तो फिर तालु से देखें इच्चुय, मतलब अ के साथ आ भी इसको साथ में रखें ना, ई ई श च च ज ज य और य। मुर्दा री टू र श, यानी री ऋषि वाला, टू का मतलब ट ठ ड ढ ह र और श, ये आपको पहले बता रहा है। दांत री टू ल श, री जो संस्कृत में प्रयुक्त होता है, तू से लेंगे त थ द ध और न, इसके साथ साथ आ जाएगा ल जो पार्श्विक वर्ण है, और इसके साथ श। ध्यान रहे इसको वर्षीय या दंतीय दंत अपने मसूड़ों के पास से उच्चरित होने के लिए बोली जाती है। ओष्ठ उ पू, और उ का मतलब लेंगे उ से, और पू का मतलब प फ ब ब और म से। कंठ तालु, कंठ तालु में क्या होगा कि कंठ में जैसे अ आ रहा है और तालु में जैसे ई आ रही है,
इनके योग से ए बन रहा है, तो ए और आई ये दोनों कंठ तालु है, ए व आई। दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ में आ रहा है अ और ओष्ठ में आ रहा है उ, इसके साथ बन रहा है ओ और औ, ये कंठोष्ठ है। दंतोष्ठ यानी दांत के साथ होठ, दांत के साथ होठ आते हैं व में। अभी देखो व कहीं आया हुआ नहीं है, तो ध्यान रखना व कैसी ध्वनि है, दंतोष्ठ ध्वनि। तो एक बार देखो इसके साथ साथ स्वरों का वर्गीकरण भी आ गया, स्वरों का उच्चारण कहां से होता है वो भी आ गया। अ और आ का कंठ से होता है, ई का होता है, री का मूर्धन्य से होता है, री का दांत से होता है, ऊ का ओष्ठ से होता है, ए आई का कंठ तालु, कंठ तालवीय, कंठ तालवी बोलते हैं इनको। और ओ औ का कंठोष्ठ्य, और वह है वो दंतोष्ठी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो केवल व्यंजन ही नहीं, व्यंजन के साथ हमारे पास स्वरों का भी उच्चारण स्थल है। एक बार देखिए, आपको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं। अकु विसर्जनीय कंठा, अ आ क ख ग घ य ह और विसर्ग, ये सारे कंठ से उच्चारित होते हैं, इन्हें कंठ्य कहते हैं। ईशु ईश्य, ई श स श ज ज य, ये तालु से उच्चारित होते हैं, इन्हें तालवीय कहते हैं। री टूरस, री ट ठ ड ढ ण र को प्रकंपित और लुंठित वर्ण भी कहा जाता है श, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं, इन्हें मूर्धन्य कहते हैं। लितुलस, लि त थ द ध न, लि संस्कृत से लिया गया है, ल और स, ये दांतों से उच्चारित होते हैं, इन्हें दंतुष्टि कहते हैं। उपू, उ ऊ और पू का मतलब प फ ब भ म, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इन्हें ओष्ठीय कहते हैं। फिर देखें ए आई कंठ तालवीय, ओ औ कंठोष्ठीय, व दंतोष्ठीय। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, उनको जान लेते हैं, वैज्ञानिक नामों को। ह व न स ल, इनको जानना है, इनका कई बार आ जाता है। ह को काकलीय कहते हैं या काकल कहते हैं, और वैसे ह है वो हमने पढ़ा था कि ये कंठ्य है, कंठ्य है, पर वैज्ञानिक उच्चारण स्थल दृष्टिकोण से इसका उच्चारण स्थल काकलीय या काकल माना गया है। व दंतुष्टि है, न स और ल, ये वैसे तो दंत्य हैं, पर आज के समय में इनको दंत्य नहीं कह के पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो वत्स्य नहीं है। वत्स्य, तो न स और ल, ये तीनों जो वर्ण हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वत्स्य माने जाते हैं। वैसे दंत्य हैं पर वत्स्य माने जाते हैं। अब बात करते हैं र के साथ उ या उ की मात्रा, ये काफी कारगर है, और देखें इनको किस प्रकार लगाते हैं। जनरली हम देखते हैं र के साथ
जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस प्रकार हमारे सामने वर्ण आकृति आती है, और र के साथ जब ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति आती है। ध्यान रहे, जब भी हम रुपया लिखते हैं, रुपया ही शुद्ध है और रूप ये वाला शुद्ध है। ये सब शुद्धि में भी काम आएगा। र के साथ ऊ या ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है, एक बार आप ध्यान से देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जानकारी रहती है सामान्यतः ये। अब हम बात करेंगे द्वित्व क्या है, द्विगुण क्या है और द्विवृत्ति क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। द्वित्व, ये ऐसा ही एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया है। द्वित्व, एक द्विगुण और एक द्विवृत्ति, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे जानना जरूरी है। सामान्यतः जानकारी के अभाव में हम इनको गलत कर लेते हैं। द्वित्व वर्ण, व्यंजन वर्ण 2 बार लगातार आए। जो व्यंजन वर्ण 2 बार लगातार आते हैं उन्हें कहते हैं द्वित्व वर्ण। जैसे चुग्गा, देखो, जैसे पक्का, जैसे बच्चा, चट। द्विगुण आपने पढ़ा था कि जो उत्सित वर्ण है, उत्सित वर्ण द्विगुण कहलाते हैं। कौन से हैं? ड नीचे बिंदी वाला, ड नीचे बिंदी वाला। और हमने इनके बारे में पहले से पढ़ा है कि से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ये शब्द के बीच में आते हैं, मध्य में आते हैं या पीछे आते हैं। द्विवृत्ति, 2 एक जैसे शब्द, 2 एक जैसे शब्द लगातार आए, जैसे बीच बीच, चलते चलते, भिन्न भिन्न, अलग अलग, यानी एक ही शब्द का दोहरान हो, कह सकते हैं। एक ही शब्द का दोहरान। देखो नाम भी क्या है? द्विवृत्ति। द्विव का मतलब 2 और रुक्ति, रुक्ति मतलब द्विवृत्ति। उक्ति का मतलब कथन या कहना, यानी एक ही शब्द को 2 बार कहना, क्या कहलाता है? द्विवृत्ति। तो देखिए ये कई बार ऐसा ही में पूछा गया सवाल है कि निम्न में से कौन सा द्वित्व व्यंजन नहीं है, व्यंजन वर्ण नहीं है। तो देखें जहां जहां व्यंजन वर्ण 2 बार लगातार आते हैं वो सारे के सारे द्वित्व व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। द्विगुण को हम उत्सित कहते हैं, ताड़न जात कहते हैं, स्वनिम ध्वनि कहते हैं,
इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये शब्द के मध्य में या अंत में आते हैं ड और ढ। हिंदी में होते हैं, अंग्रेजी में नहीं होते। द्विरुक्ति यानी एक दो शब्द, दो एक जैसे शब्द लगातार आए, या फिर कह सकते हैं एक ही शब्द का दोहरान हो, दोहरा कथन हो, दोहरी उक्ति हो, उन्हें कहेंगे द्विरुक्ति। जैसे बीच बीच में, देखो बीच बीच में, चलते चलते, भिन्न भिन्न और अलग अलग। तो आशा करते हैं कि आपको द्वित्व वर्ण, द्विगुण और द्विरुक्ति समझ में आई होगी। एक बार इनको नोट कर लें, आप रिवीजन के तौर पे देख लें। द्वित्व वर्ण, व्यंजन वर्णों का दो बार लगातार आना, चुग्गा, पक्का, बच्चा, कच्चा, कच्चा, ये दो बार आ गया। द्विगुण जिन्हें उत्सित वर्ण कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं, स्वनिम ध्वनि कहते हैं। इसका अर्थ होता है उतला हुआ या फेंका हुआ। ड और ढ जो नीचे बिंदी वाले आते हैं, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये किसी भी शब्द के मध्य में या अंत में आते हैं। ये इनका प्रयोग केवल हिंदी में होता है, अंग्रेजी में नहीं होता है। जैसे रे डी ओ या रेडी ओ, तो ये केवल अंग्रेजी में आते हैं, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। ऐसा लिखना गलत है। हिंदी में लिखेंगे तो उसको यू लिखेंगे, ठीक है। रेडियो शब्द नहीं होता है, क्योंकि रेडियो अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है ये? अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में इसका प्रयोग हो जाता है। द्विरुक्ति, दो शब्द हैं वो एक जैसे हैं और लगातार आते हैं, या शब्द का दोहरान होता है, दोहरा कथन होता है, दो बार कहते हैं, इन्हें द्विरुक्ति कहते हैं। जैसे बीच बीच, चलते चलते, भिन्न भिन्न, अलग अलग पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का शब्द है, द्वित्व है, द्विगुण है, द्विरुक्ति है, तो आपको बताना है द्विरुक्ति वाला शब्द है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर कल आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, इजाजत दीजिए, गुड इवनिंग।